नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 15वें पाठ मेघ आए कविता पढ़ने जा रहे हैं। मेघ आए कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 को हुआ था। उन्होंने अध्यापक और संपादन दोनों ही कार्य किए। उनकी मृत्यु 1983 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इत्यादि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और प्रकृति का मानवीकरण उनकी कविताओं में यत्र तत्र दिख जाता है। उन्होंने चित्रात्मक और स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और मानवीकरण अलंकार, उपमा और रूपक के साथ सुंदर प्रतीत होता है। मेघ आए कविता एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें मेघों को दामाद अतिथि के समान दिखाया गया है और उन मेघों के आकाश में छाने पर पूरी प्रकृति उनका स्वागत करती है। उनका स्वागत किस प्रकार करती है यह वर्णन कविता में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए, बादल आ गए हैं बड़े बन ठन के में सज सवर के सज धज करके आकाश में छा गए हैं। कवि कहते हैं कि बादल बड़े सज धज के सुंदर वेश धारण करके आकाश में आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और बयार मीन्स हवा। और बादलों के आने से पहले क्या होता है, हवा चलने लगती है तेजी से। तो बादलों के आने से पहले क्या हो रहा है, उनके आने पर उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा तेजी से चल पड़ी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। गली गली में मनोरम मेघों को, सुंदर मेघों को देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। कवि कहता है ऐसा लगता है मानो पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। ऐसा लगता है मानो गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आए हों। बादल इस तरह से सज धज कर के आकाश में छा गए हैं और उनके आने से पहले क्या हो रहा है, तेजी से हवा चलने लगी है। और जब तेजी से हवा चलती है तो क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं अपने आप। ठीक है, उसी तरह से मेघों के आने पर लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल करके उन सुंदर मेघों को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कवि को कि गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आ गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसका अर्थ ये है बच्चों कि वर्षा ऋतु आ गई है और बादल जो है आकाश में छा गए हैं और बादलों के आने पर हवा भी तेजी से चलने लगी है और लोगों ने जो वर्षा ऋतु की मेघों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल करके उन मेघों को देख रहे हैं, क्योंकि सभी क्या चाह रहे हैं, बरसात वर्षा चाह रहे हैं। इसलिए मेघों के आने पर वे बहुत प्रसन्न हैं। तो बच्चों इसमें काव्य सौंदर्य में
आप लिखेंगे कि पहले भाव पक्ष लिखेंगे कि वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर, मनोरम और काल्पनिक चित्रण कवि ने किया है और कवि ने मेघ को शहरी मेहमान के रूप में बताया है जो गांव में आए हैं, और हवा को आनंदित स्त्री के रूप में, प्रसन्न स्त्री के रूप में बताया है। बयार चलने लगी मिस, बयार को, हवा को स्त्री के रूप में चित्रित किया है और सारे गांव वासियों को उत्साह में मग्न दिखाया है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति का मानवीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। मानवीकरण, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग प्रकृति के चित्रण में कवि ने किया है। तो यहाँ पर भी मेघों का मानवीकरण हुआ है, हवा का, बयार का मानवीकरण हुआ है। इसके पश्चात आते हैं काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष हो गया। अब कला पक्ष देखें। कला पक्ष में अलंकार आप लिखेंगे कि मानवीकरण अलंकार है इसमें, और पाहुन ज्यों, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों, जनु, जनहु, मनु, मानहु इत्यादि शब्दों के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। बड़े बन ठन के में अनुप्रास अलंकार है और गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त पाहुन जो है, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान। पाहुन अतिथि को बताया गया है और अतिथि कौन है? मेघ। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब इसमें बताया गया है पेड़ झुक झांकने लगे, झुक करके झांकने लगते हैं, अर्थात जब मेघ बादल आकाश में छाते हैं तो तेज हवाएं चलती हैं और उन हवाओं के चलने के कारण क्या होता है, पेड़ की जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं। और कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन मेघों के आकाश में छाने पर पेड़ जो हैं हवा के कारण झुक गए हैं और मानो वे गर्दन उचकाए, गर्दन को उचकाकर मेघों की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी, आंधी, तेज आंधी चलने लगती है। बरसात के आने के पहले क्या होता है? आंधी चलती है, तेज हवा चलती है। तो उसी प्रकार से तेज आंधी चलने लगी है। तेज आंधी के कारण क्या हो रहा है? तेजी से धूल उड़ने लगी है। धूल भागी, घाघरा उठाए, धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण युवती उत्साह के साथ, खुशी के साथ अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के। बांकी मीन्स तिरछी, चितवन मीन्स नजर। बांकी चितवन उठा, जो बांकी तिरछी नजर है। ठिठकी मीन्स हैरान होना। और ऐसा लगता है कि नदी जो है मेघों को, नदी ठिठकी, नदी जो है मेघों को तिरछी नज़र से देख देख करके ठिठकी, ठिठक रही है, हैरान हो रही है। ऐसा लगता है कि नदी जो है ठिठकी, हैरान हो रही है। बांकी चितवन, तिरछी नज़र से मेघों को देख करके हैरान सी लग रही है। घूंघट सर के, स्त्रियां अपने घूंघट खोल कर उन मेघों को देख रही हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ऐसा लगता है कि आकाश में बादल सज धज कर, बड़े सज धज कर छा गए हैं, अर्थात आकाश में काले बादल छा गए हैं। अर्थात कवि के कहने का आशय ये है कि मेघों के आकाश में आने पर हवा के कारण पेड़ नीचे की ओर झुक गए हैं, अर्थात पेड़ की टहनियाँ झुक गई हैं और धूल भरी आंधी चलने लगी है। ऐसे समय पर नदी ने भी, ऐसा लगता है, सुहावना मोड़ ले लिया है।
तो इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य में आपको पहले मैंने बताया है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखते हैं, और भाव पक्ष में हम लिखेंगे कि किस चीज़ का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। पेड़ झांक रहे हैं, देखिए बच्चों, धूल घाघरा उठाकर भाग रही है, नदी ठिठक रही है, और मेघ जो है सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। तो ये सब मानवीकरण यहाँ पर अलंकार है, क्योंकि पेड़ झांक नहीं सकते, धूल घाघरा उठाकर भाग नहीं सकती, और नदी जो है हैरान नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कवि ने पेड़ का, धूल का, नदी का और मेघों का बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इनमें किया है। दूसरा, भाषा बहुत ही चित्रात्मक है। चित्रात्मक मीन्स होता है बहुत ही सुंदर है और प्रवाहपूर्ण है। और तीसरा, यहाँ पर बच्चों बड़े बन ठन के में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, बरस बात सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो की वार की, हरसाया ताल, लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने, अब मेघों के बादलों के आकाश में छा जाने पर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी कल्पना कर रहे हैं कवि के अनुसार कि गांव में शहर के मेहमान आए हैं। तो क्या हो रहा है, बूढ़े पीपल ने, पीपल बहुत बूढ़ा है, यानी बहुत पुराना पेड़ पीपल का, मेघों के आने पर क्या होता है, बढ़कर आगे, सबसे आगे आता है और जुहार की, जुहार का मतलब होता है आदर सत्कार के साथ नमस्कार करना, झुक करके नमस्कार करना, सम्मान करना अतिथि का। तो जिस प्रकार से कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले क्या होता है, दामाद आता है घर का, तो सबसे पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आगे आते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी प्रकार से मेघ रूपी दामाद के गांव में आने पर, शहर से गांव में आने पर सबसे पहले जो बूढ़ा पीपल है, अर्थात जो सबसे पुराना पीपल का वृक्ष है, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके मेघों का सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है, झुक कर नमस्कार करता है। बरस बात सुधि लीनी और बोली अकुलाई लता, अकुलाई मीन्स व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल। लता जो है, लता रूपी स्त्री, युवती क्या करती है, ओट ले करके, छिप करके, किसके पीछे छिप करके, किवाड़, किवाड़ मीन्स दरवाज़ा, दरवाजे की ओट लेकर के, दरवाजे के पीछे छिप करके व्याकुल लता रूपी स्त्री कहती है, क्या कहती है, बरस बाद सुधि लीनी, बरस मीन्स एक वर्ष के बाद, सुधि मीन्स याद आना, एक वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई। हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के, हर्षाया मीन्स प्रसन्न, प्रसन्न चित्त, खुश, अत्यधिक प्रसन्न। जो ताल है, तालाब है, गांव का जो तालाब है, मेघों के आने की खुशी में अत्यधिक प्रसन्न, आनंदमय होकर के, लाया पानी परात भर के, पानी की परात भरकर लाया है, अर्थात तालाब जो है गांव का पानी से भर गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आकाश में मेघ रूपी दामाद कैसे आए हैं, आकाश में बादल ऐसे छा गए हैं मानो गांव में शहर के दामाद, शहर के मेहमान आए हों। आशय ये है बच्चों कि जब वर्षा ऋतु आती है, मेघ आकाश में सज जाते हैं, सज धज कर आ जाते हैं, और पीपल का पुराना वृक्ष, बूढ़े पीपल का अर्थ है कि बहुत पुराना वृक्ष है पीपल का, और ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। ऐसा लगता है कि गांव में आए हुए दामाद की वह सम्मान पूर्वक नमस्कार कर रहा है। प्यासी लता पानी बरसने की आशा से खुश हो गई है, और तालाब का पानी भी आज
लहरें खा रहा है, अर्थात हिल डुल रहा है, पानी से भर गया है, अर्थात चारों ओर प्रकृति प्रसन्न हो रही है। एक बार फिर से देख लीजिए। कवि कहता है कि आकाश में बादल सज धज करके आ गए हैं। पीपल के बूढ़े पेड़ ने आगे झुककर मानो उसे नमस्कार किया है और गर्मी से व्याकुल लता जो है वह किवाड़ के पीछे छिप करके मानो यह कह रही है कि हे मेघ, हे बादल, तुम पूरे वर्ष भर बाद अर्थात 1 वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई है और गांव के जो तालाब हैं मेघों की आने की खुशी में आनंदमय होकर पानी से भर गए हैं। ऐसा लगता है कि गांव में आए मेहमान मेघ रूपी दामाद के आने पर उनके स्वागत के लिए वह पानी की परात भर के लाए हैं। बच्चों, जब गांव में या पहले प्राचीन समय में कोई मेहमान घर पर आता था तो उसे ऊंचे स्थान पर बिठा करके पानी की परात नीचे रख करके उसके पैरों को धोते थे और उसका आदर सत्कार करते थे। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा लगता है कि तालाब जो हैं पानी की परात भरकर लाए हैं मेघ रूपी दामाद के लिए, अर्थात वर्षा ऋतु में मेघ आकाश में छा गए हैं। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक कर गया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मेघ रूपी दामाद का झुक करके नमस्कार कर रहा है। और जो लताएं हैं वो मेघ रूपी दामाद से शिकायत कर रही हैं कि हे मेघ, तुम्हें पूरे 1 वर्ष के बाद हमारी याद आई है। तालाब जो है पानी से लबालब भर गया है, अर्थात खुशी के कारण आनंदमय होकर के ऐसा लगता है तालाब भी भर गया है, अर्थात चारों ओर प्रकृति प्रसन्न है। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य पर आ जाएं तो यहाँ पर कवि ने बूढ़े पीपल का झुककर नमस्कार करने की मुद्रा में खड़ा है। लता प्रेमिका के रूप में दरवाजे पर खड़ी होकर के छिप करके मेघ रूपी दामाद को निहार रही है। तालाब जो है परात भर के पानी की स्वागत के लिए लाया है। ये सब दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और भाषा में आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य की कला पक्ष में भाषा बहुत ही प्रवाहपूर्ण है, सरस है और कहीं कहीं ब्रज भाषा के संवाद भी दिखाई देते हैं। इसमें लता को नववधू के रूप में बताया गया है और पीपल को घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में बताया गया है, यानी लता नववधू की प्रतीक है, पीपल घर के बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है और यहाँ पर इनका मानवीकरण भी किया गया है। ये मानवीकरण किया गया है यहाँ पर पीपल का और लता का। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमके, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल बहुत ही घने छा गए हैं, काले बादल छा गए हैं। जैसे अतिथि के आगमन पर क्या होता है, अटारी, अटारी गहराई, अटारी का अर्थ होता है अट्टालिका, यानी जो घर की छतें होती हैं, ऊंचा स्थान होता है घर का। आप मकान की छत समझ लीजिए या महल की छत समझ लीजिए। अतिथि के आने पर अटारी पर लोगों का जमघट लग गया है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, एकत्र हो गए हैं अटारियों पर अतिथि के आगमन पर। अतिथि कौन? मेघ रूपी दामाद के आगमन पर अटारी पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। अटारी गहराई, दामिनी दमके, बिजली जो है चमक रही है, दामिनी बिजली, दमकी चमक उठी है। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, वह स्थान क्षितिज होता है, यानी बहुत ऊंचा स्थान, और जिसको आप हॉरिजन कहते हैं इंग्लिश में। आकाश में कहाँ पर काले बादल छा गए? क्षितिज पर, क्षितिज पर यानी अत्यधिक ऊंचे
आकाश में सबसे ऊपर काले घने बादल छा गए हैं और इन बादलों को देखने के लिए क्या हो रहा है? इन बादलों को देखने के लिए अट्टारी पर, अट्टालिकाओं पर लोगों के समूह एकत्रित हो गए हैं इस मेघ रूपी दामाद को देखने के लिए। दामिनी दम के बिजली चमक उठी है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। हे बादलों, हमने सोचा था कि आप नहीं आएंगे, क्षमा कर दो, लेकिन हमें आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो भ्रम की गांठ थी, भ्रम क्या था कि आप नहीं आएंगे। और क्या हुआ? बादल 1 वर्ष बाद आ गए, तो क्या हुआ? हमारा जो भ्रम था वो टूट गया। तो भ्रम की जो गांठ थी हमारी खुल गई है, अर्थात हमारा जो भ्रम था कि आप नहीं बरसेंगे लेकिन आप बरस पड़े हैं, इसलिए जो हमने भ्रम पाल रखा था ना बरसने का वह अब टूट गया है। इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, झरझर की आवाज़ में अब तुम्हारा जो प्रेम है वो उमड़ रहा है। यानी जब बादल बरस रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो जो झरझर की आवाज़ आ रही है, कवि कहते हैं कि इस आवाज़ को देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। धारासार वर्षा के रूप में आंसू निकल रहे हैं। ये वर्षा जो हो रही है, धाराधार वर्षा जो हो रही है, इस वर्षा के रूप में ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों से मिलन के अश्रु ढुलक रहे हैं। ये वर्षा नहीं अपितु ये मिलन के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, आकाश में मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आकाश में बादल बहुत सज धज करके आ गए हैं। इस प्रकार वर्षा के जो बादल हैं सज सवर कर आकाश में छा गए हैं और लोगों का जो भ्रम था कि वह शायद नहीं बरसेंगे, परंतु बादलों ने जोर से बरस करके लोगों का ये जो भ्रम था वो तोड़ दिया है और बादल का जो बांध था मिलन का वो टूट गया है। और इस बांध के टूटने पर, बादलों के बरसने पर ये जो पानी है वर्षा का, ये ऐसा प्रतीत होता है मानो यह मेघ रूपी दामाद के आँखों से मिलन के अश्रु ढुलक रहे हैं। इसका आशय है बच्चों कि आकाश में बादलों का झमघट ऐसे लग गया है जैसे महल पर लोगों की छत पर लोगों की भीड़ जमा होती है, वैसे ही आकाश में बादल इतने घने छा गए हैं जिस प्रकार से ऐसा लगता है मानो कि लोगों का जमघट लगा हुआ हो। इसमें बच्चों बांध टूटा के 2 अर्थ हैं। एक बांध टूटा का अर्थ है कि पानी के तेज बहाव के कारण कोई पुल या कोई ब्रिज बना होता है वो टूट जाता है, पानी के तेज बहाव के कारण कोई पुल टूट गया हो। या दूसरा अर्थ है आंसू बरस पड़ना। बांध टूटना मीन्स आंसू निकलना, तेजी से निकलना। तो इसमें कवि ने बहुत अच्छा मानवीकरण किया है। कल्पना शक्ति जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है यहाँ पर कवि की। एक एक दृश्य में कवि ने मेघ रूपी अतिथि और प्रतीक्षा कर रहे ग्रामवासियों का प्रेम दिखाया है। एक तरफ मेघ रूपी दामाद हैं और दूसरी तरफ गांव के लोग हैं जो प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और वर्षा में ये जो प्रेम के आंसू ढुलक रहे हैं इसका सुंदर चित्रण किया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार है इसमें बच्चों। और इसके साथ साथ झरझर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो वर्षा ऋतु का साकार दृश्य यहाँ पर जो है, वर्षा ऋतु का दृश्य जो है साकार हो उठा है, जीवित हो उठा है। एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट आखिरी 4 पंक्तियाँ। कवि कहता है कि आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छा गए हैं जैसे लगता है कि अतिथि के आगमन पर अट्टालिकाओं पर चढ़कर लोग इकट्ठा हो गए हों। बिजली चमक रही है। हे बादल, गांववासी कहते हैं, हे बादलों, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे जो भ्रम की गांठ थी कि आप
नहीं आएंगे, लेकिन आपके बरसने पर ये जो भ्रम की गांठ थी यह खुल गई है, अर्थात जो भ्रम था हमारा वो टूट गया है और झरझर की आवाज़ में जो आपका प्रेम उमड़ रहा है और धाराधार वर्षा के रूप में जो मिलन के आंसू हैं आपकी आंखों से ढुलक रहे हैं और इस प्रकार आप आकाश में सज धज करके घने बादलों के रूप में छा गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कविता समाप्त हो जाती है आपकी और बहुत ही सुंदर वर्णन कविता का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। पूरी कविता प्रतीकात्मक है और कवि की ये विशेषता है कि वो प्रतीकात्मक कविताएं लिखते हैं। आपने इनकी एक और कविता पढ़ी होगी, श्याम एक किसान, वह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है और इसमें भी इन्होंने किसान को एक जो शाम का समय है, संध्या का समय है, उसे किसान के रूप में, बादलों को किसान के रूप में बताया है, पहाड़ों को किसान के रूप में बताया है, पहाड़ के रूप में बैठा है किसान। तो शाम एक किसान भी एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है, बहुत ही कल्पनाएं, सुंदर कल्पनाएं की हैं और इसी प्रकार यहाँ पर मेघ आए कविता में भी सुंदर मानवीकरण स्पष्ट झलक रहा है। हर प्रकृति के हर वस्तु में मानवीकरण उन्होंने दिखाया है। तो ये कविता उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।